हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 अगस्त। चलिए आज की गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ और करंट अफेयर न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है यहाँ पर जापान की, जो नंबर सेकंड पर खिलाड़ी हैं, नंबर 2 खिलाड़ी हैं, दूसरे नंबर की खिलाड़ी नाओमी को पहले राउंड में मिली है बाई। उन्होंने अपनी राशि भूकंप पीड़ितों के लिए दान करने की घोषणा कर दी है। दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका ने सिंसिनाटी मास्टर्स की इनामी राशि को हैती में आए भूकंप पीड़ितों को राहत के लिए दान करने का निर्णय लिया। हालांकि उनका कहना है कि उनकी योजना और कुछ करने की है, लेकिन सबसे पहले उनके मन में इनामी राशि का ख्याल आया है। हैती में शनिवार को रिएक्टर स्केल पर 7.2 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें 1400 लोगों की जानें चली गई थीं। ओसाका के पिता हैती के हैं, जबकि उनकी मां जापान की हैं। सिंसिनाटी मास्टर्स में ओसाका को पहले दौर में बाई मिली है। दूसरे दौर में उनका सामना कोको गॉफ और क्वालिफायर हैसी सोवियई से के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। भर्ती निकाली है तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती के बचे पदों का प्रतीक्षा सूची न भरने का कारणों की विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सही तथ्य पेश न करने और गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई है और कहा है सरकार ने भर्ती निकाली है तो सभी पद क्यों नहीं भरे जाते। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से बचे पदों को भरने की बजाय उन्हें हाई कोर्ट की आने की विवश किया जाता है। हाई कोर्ट आने के लिए उन्हें विवश किया जाता है, जबकि सरकार व आयोग का खुद पद भरने चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने विजय कुमार व 26 अन्य की याचिका पर दिया है। याची तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा ने पक्ष रखा। इस मामले में सरकार ने कहा आयोग ने परीक्षा सूची नहीं दी और आयोग प्रतीक्षा सूची जारी कर चुप बैठ गया। कोर्ट में विषय से अलग फैसला देकर भ्रमित किया। सरकार ने कहा आयोग की सूची से भर्ती पूरी कर ली। बचे पदों पर कहा आयोग ने प्रतीक्षा सूची सरकार को नहीं दी। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि सरकार ने भर्ती निकाली, पद खाली रह गए तो आयोग से प्रतीक्षा सूची मांगने की बजाय यह बताया कि भर्ती पूरी कर ली गई। आखिर प्रतीक्षा सूची से खाली बचे पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले हाईकोर्ट आने ही नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी न्यायालय के आदेश तक नहीं पढ़ते। पद खाली हैं तो अधिकारियों को आयोग से प्रतीक्षा सूची नहीं मांगनी चाहिए। पद भरने के लिए भर्ती निकाली गई है तो सभी पद भरे जाने चाहिए। सरकारी वकील ने अधिकारियों की गलती मानी और पूरी जानकारी देने के लिए सुनवाई स्थगित करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने 19 अगस्त को सही तथ्य पेश करने का निर्देश दिया। गौड़ जाति की उपजातियों की व्याख्या करने का आदेश रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना का राज्य सरकार को पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन जनजाति गौड़ की उपजातियों की व्याख्या करने के लिए राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने के सरकार के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रदेश के 13 जिलों की केंद्र द्वारा घोषित जनजाति गौंड में 2 उपजातियां नायक व ओझा को शामिल करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ओडिशा 10 वर्ष तक हॉकी टीमों का प्रायोजक रहेगा। ओडिशा सरकार अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। मंगलवार को यहाँ पुरुष और महिला हॉकी टीमों के सम्मान समारोह के दौरान यह घोषणा की। ओडिशा सरकार 2018 से राष्ट्रीय हॉकी टीमों को प्रायोजित कर रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य जीत 41 साल का इंतजार खत्म किया था, जबकि महिला टीम चौथे स्थान पर रही, जो इन खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नगद पुरस्कार दिया। पटनायक ने हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया। उन्होंने टीमों के सहयोगी स्टाफ के लिए भी 5 लाख रुपए की घोषणा की। पटनायक ने कहा हम उत्साहित हैं कि हॉकी टीम के साथ भागीदारी से देश के यह शानदार उपलब्धि हासिल की है। मेरा मानना है कि ओडिशा और हॉकी एक दूसरे के पर्याय बनने के लिए ही बने हैं। हम हॉकी टीम से अपनी भागीदारी जारी रखेंगे। इस अवसर पर दोनों टीमों ने खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली जर्सी मुख्यमंत्री को भेंट की। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह की आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की आवाज़ों को कैद करने में सफलता पाई है। सूर्य के रहस्यों का खुलासा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इन्हें अपने यंत्र में कैद किया। गौरतलब है कि पार्कर सोलर पिछले साल जुलाई में शुक्र ग्रह के बगल से गुजरा था। उसी समय इसने शुक्र के ऊपर ही वायुमंडल की तरह
वायुमंडल की कई तरह की आवाज़ें रिकॉर्ड की। इससे पहले अंतरिक्ष विज्ञान के 30 साल के इतिहास में इन आवाज़ों को किसी ने ना सुना था और ना ही अब तक इनका कोई अंदाज़ा लगाया जा सका। यह पहला मौका है जब किसी अंतरिक्षयान ने शुक्र ग्रह की आवाज़ को रिकॉर्ड किया है। बता दें कि धरती और शुक्र ग्रह एक जैसे माने जाते हैं, दोनों का आकार भी लगभग बराबर है। हालांकि शुक्र पर चुंबकीय शक्ति नहीं है और इसकी सतह उबलती रहती है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूक्ष्म बैटरी के जरिए उत्पन्न होती है ऊर्जा पसीने से चार्ज होने वाली खास स्मार्ट वॉच तैयार की है। वैज्ञानिकों ने एक खास तरह की बैटरी युक्त स्मार्ट वॉच विकसित की है। यह बिजली के बजाय पसीने में चार्ज हो सकती है। दरअसल सूक्ष्म बैटरी है जो खासतौर से वेयरेबल डिवाइस के लिए बनाई गई है। केवल 2 मिलीलीटर पसीने से यह 20 घंटे की ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। इसका आकार 0.8 वर्ग इंच है। सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने इसे बनाने में सफलता पाई है। पसीने को सोखने में सक्षम यह एक लचीले और पसीने को सोखने वाली टेक्सटाइल से जुड़ी होती है जिसे कलाई या ऊपरी भाग के आसपास पहना जा सकता है और स्मार्ट वॉच शरीर के दूसरे पहनने वाले उपकरणों में भी लगाया जा सकता है। मील का पत्थर होगी तकनीकी परीक्षण में पूरी तरह सफल हो चुकी है। 20 घंटे की ऊर्जा पैदा करने में सक्षम महज 0.2 मिलीलीटर पसीने से स्मार्ट वॉच में लगी बैटरी कलाई का पसीना सोखकर चार्ज होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। समूह ग भर्ती परीक्षा 2254 केंद्रों पर होगी, 2254 केंद्रों पर होगी। 30,000 पदों के लिए सरकार करा रही है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। जो पीईटी है उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह के 30,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 24 अगस्त को प्रदेश के 2254 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 24 अगस्त को 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा प्रातः 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली की अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र मंगलवार को अपलोड कर दिया गया है। कल ये प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया गया और मैंने अपने पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर भी कम्युनिटी टैब में लिंक प्रोवाइड कर दी है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। भारत और कतर की नौसेना का सैन्य अभ्यास। ये आपको याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में सैन्य अभ्यास पूछे जाते हैं। तो भारत और कतर की सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। सैन्य अभ्यास को क्या कहा गया है? जैर अल बहर, समुद्र की दहाड़। अगर हिंदी में देखते हैं तो समुद्र की दहाड़, और वैसे इसका नाम जैर अल बहर है, नाम दिया गया है। दोनों नौसेना का यह समुद्री अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करेगा, विशेषकर आतंकवाद, समुद्री डकैती और सुरक्षा के खिलाफ लड़ाई में है। ये नौसेनाओं के बीच हुआ है। नाम है जैर अल बहर, समुद्र की दहाड़। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यूपी बोर्ड अंक सुधार परीक्षा 18 सितंबर से। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों को अंक सुधार का मौका देने के लिए बोर्ड परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होगी। 2021 की इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को भी आगामी प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इच्छुक परीक्षार्थी 17 से 27 अगस्त के बीच विद्यालय के प्रधानाचार्य के समकक्ष आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 15 दिन में कराई जाएंगी। परीक्षार्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर या स्कूल से मिला आवेदन पत्र भरकर 27 अगस्त तक जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कम होगी। परीक्षा अवधि भी 3 से घटाकर 2 घंटे की गई है। परीक्षा केवल लिखित अंश के लिए होगी। आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के अंक पहले वाले ही रहेंगे। इस परीक्षा के अंक ही अंतिम माने जाएंगे। परीक्षार्थी बिना किसी शुल्क के एक या एक से अधिक कितने भी विषयों में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। 62.8 खरब तक मापी पाई की वैल्यू। स्विस बैंक के वैज्ञानिकों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। आखिरी 10 अंक बताए, जो यहाँ पर अंक भी दिए गए हैं। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने गणितीय संख्या पाई को 62.8 खरब तक नापते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इसके लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया। गणना में उन्हें 108 दिन व 9 घंटे का समय लगा। 510 स्टोरेज का इस्तेमाल हुआ। गणना के लिए उन्होंने कुल 510 टेराबाइट टीबी का स्टोरेज इस्तेमाल किया है। इसमें 16 टीबी की 38 हार्ड डिस्क व अन्य उपकरण इस्तेमाल किए गए। वैज्ञानिकों ने सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD के बजाय हार्ड डिस्क का उपयोग किया क्योंकि SSD में गहन गणना स्टोर करते समय इनमें मामूली अंतर आने का खतरा था जिससे पूरा प्रयास विफल हो जाता।
पाई दरअसल एक चक्र की परिधि के व्यास से अनुपात को कहा जाता है। इसे गणितीय नियतांक या वास्तविक संख्या कहते हैं। यह संख्या किसी चिन्ह या अक्षर से दर्शाई जाती है। पाई को आसान भाषा में कहें तो अंक 22 का 7 से भाग किया जाता है। परिणाम 3.1415 से शुरू होता है, लेकिन कहीं खत्म नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, झंडा बकैया या डायमंड बकैया किसे कहते थे? उन्होंने हमारे झंडे का पहला रूप बनाया था। वे झंडा बकैया कहे जाते थे। वे रत्नों के पारखी थे और सूत के भी, इसलिए डायमंड बकैया और पट्टी बकैया का कॉटन बकैया के अलावा जापानी उस्ताद होने से जापान बकैया के नाम से भी उन्हें प्यार से लोग पुकारते थे। स्वतंत्रता संग्राम में जिन हजारों अल्पज्ञात सेनानियों की सहभागिता रही है, उनमें स्वतंत्र भारत का पर्याय बन चुके राष्ट्रीय ध्वज के मौजूदा स्वरूप को अंतिम रूप देने वाले शिल्पी पिंगली बकैया भी थे। कौन थे? जो झंडे को उन्होंने स्वरूप दिया था भारतीय झंडे को, तो वो थे पिंगली बकैया। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे पिंगली बकैया मद्रास से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके स्नातक करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। उन्हें भूविज्ञान और कृषि का शौक था। वह न केवल एक स्वतंत्र सेनानी थे, बल्कि एक कट्टर गांधीवादी, शिक्षाविद, खेतिहर, भूमि विज्ञानी, भाषाविद और लेखक थे, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए याद किया जाता है। गांधीवादी सिद्धांतों में दृढ़ आस्था रखने वाले उत्साही राष्ट्रवादी पिंगली बकैया 19 वर्ष की अवस्था में पहली बार महात्मा गांधी से मिले। वह दूसरे बोअर युद्ध 1899 से 1902 का समय था और यह मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में संभव हुई। उस समय वह ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा होने के कारण वहाँ तैनात थे। पिंगली बकैया के एक उत्साही राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने 1916 में ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नामक एक पुस्तिका तैयार की थी, जिसमें ध्वज के 24 डिजाइन प्रस्तुत किए गए थे। भारत लौटने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 अधिवेशन में उन्होंने राष्ट्र ध्वज का डिजाइन महात्मा गांधी को दिखाया। गांधी जी ने उन्हें कुछ सुधार करने का सुझाव दिया। शुरू में बकैया ने लाल और हरे रंग का झंडा तैयार किया था, जिसमें लाल और हरे रंग की पट्टी देश के मुख्यतः 2 धर्मों क्रमशः हिंदू व मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन गांधी जी के सुझाव के बाद उन्होंने सफ़ेद रंग की एक पट्टी के साथ बीच में एक चक्र भी जोड़ा, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति एवं भारत में रहने वाले अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है और चक्र देश की प्रगति का द्योतक है। गांधी जी की मंजूरी से इस ध्वज को लोकप्रिय बना दिया गया। बाद में 1931 में एक ध्वज समिति का गठन किया गया। तब कांग्रेस कार्य समिति ने इसी झंडे में सुधार किया, जिसमें लाल रंग के बदले केसरिया रंग की पट्टी लगाई गई। बकैया के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कई उपनाम दिए गए। चूंकि उन्होंने झंडे का डिजाइन तैयार किया था, इसलिए उन्हें झंडा बकैया भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं, सीधे इंटरव्यू से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने पलटा एकेडमिक काउंसिलिंग का फैसला। कर्मचारियों के 632 पदों को भरने पर लगी अंतिम मोहर। नलकूप ऑपरेटर भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी न करने पर जवाब तलब हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप ऑपरेटर भर्ती में खाली बचे पदों पर प्रतीक्षा सूची न भरने के कारण 19 अगस्त को विस्तृत जानकारी मांगी है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं, पीजीटी परीक्षा में 80% रही उपस्थिति। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी 2021 की 12 विषयों की लिखित परीक्षा मंगलवार को सभी जिला मुख्यालयों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा नियंत्रक एवं चयन बोर्ड के उपसचिव नवल किशोर ने बताया कि पहले दिन की परीक्षा में 2,65,892 अभ्यर्थियों को प्रवेश निर्गत किए गए थे। कुल 2,14,637 यानी 80% से 72% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यहाँ पर जबकि 51,255 यानी 19% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से सुबह 11:30 बजे के बीच भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र की परीक्षा थी। इसमें 1,35,491 अभ्यर्थियों के लिए 332 केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली की परीक्षा में 1,06,000 यहाँ पर पहली वाली की जो परीक्षा होती है उसमें 10 लाख के समथिंग यहाँ पर परीक्षार्थी शामिल हुआ। आज 2 पालियों में 11 विषयों की परीक्षा होगी। पीजीटी 2021 में आज 11 विषयों की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में नागरिक शास्त्र, गणित शास्त्र और यहाँ पर गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। पहली पाली में 1,15,484 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। इसके लिए सूबे में 288
केंद्र बनाए गए हैं, जबकि दूसरी पाली में 92,025 अभ्यर्थी हैं। दूसरी पाली की परीक्षा के लिए 237 केंद्र बनाए गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।